चाकसू वही क्षेत्र है जहां पर जयबाण तोप से जब गोला छोड़ा गया था तो वहां पर जाके एक बावड़ी बन गई था। ये चाकसू है, बस ये कई जगह चाटसू भी आ जाता है, चाटसू। तो ये जोधपुर के अंदर एक जगह है, जगह का नाम है मंडोर। मंडोर क्या था? रावण का सासरा था, आपको पता हो तो। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो मंडोर की थी। अब देखो बड़ली का जो शिलालेख है ना, इसके नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि बड़ली बड़ली बड़ली। तुम बड़ली याद ही मत करो ना, तुम याद करो बूढ़ली। अब एक बात बताना आप मेरे को, कोटा के अंदर यदि कोई भी आदमी जाता है, किस लिए जाता है? बड़ा बनने के लिए तो जाता है। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के शिलालेखों से संबंधित। ये तीसरा पार्ट होने वाला है और इस पार्ट को देखने के बाद में राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट शिलालेख थे वो सारे के सारे आ जाएंगे लगभग, ठीक है, 99%। जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन यदि यहाँ पर बनने की यदि संभावना है ना, तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि यहाँ पर कौन सा शिलालेख किस जिले में पाया गया था, ठीक है। उसके बाद में यदि वो डिटेल से जाता है, डिटेल से जाता है, अंदर जाता है, तो फिर वो एक अलग बात है। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जा सकता है या कोई बड़े लेवल के आरएस के अंदर जाता है। लेकिन जो हम लोग जिन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वहां पर इजीली इसका सीधा सीधा क्वेश्चन यही आएगा कि ये किस जिले में है, ठीक है। बाकी हम लोग देख ही सकते हैं कि लगभग जितने भी जो शिलालेख हैं वो जिस राज्य के अंदर थे उसी राज्य की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए मिलते हैं। तो ये तो एक कॉमन सा पॉइंट हो गया सबका ही लगभग का। तो कुछ इसी प्रकार है। अब अपन करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि देखिए जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, कोटा, सीकर, बीकानेर, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ये 10 जिले हैं। यहाँ पर जितने भी जो शिलालेख पाए जाते हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, जैसा कि अपना पैटर्न है। पिछले वीडियो में आपने देख लिया ही होगा, यदि नहीं देखा है तो देखो आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, जिसके अंदर मैंने पहले में चित्तौड़गढ़ के, फिर दूसरे में उदयपुर के, सारे के सारे जो है वो ट्रिक एक कहानी के माध्यम से मैंने याद करवाए हैं। अब देखो ये जोधपुर के जितने भी शिलालेख हैं मैं सबसे पहले उनको यहाँ पर जो है याद करते हैं अपन। जोधपुर के अंदर एक जगह है, जगह का नाम है मंडोर। मंडोर क्या था? रावण का सासरा था, आपको पता हो तो। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो मंडोर की ही थी, अब उसी के नाम से मंडोर का नाम पड़ा है। अब देखो जोधपुर के अंदर क्या था? रावण का सासरा था मंडोर के अंदर, और रावण एक घटिया आदमी था। घटिया आदमी क्यों था? क्योंकि उसने सीता माता का अपहरण किया था। अब ये तीनों के तीनों ही देखो शिलालेख, मंडोर आ गया, घटिया आदमी आ गया, घटियाला शिलालेख आ गया, और सीता माता से कर देंगे हम जो है वो सच्ची का माता, सच्ची का माता की प्रशस्ति। ये तीनों के तीनों कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। ये एक स्टोरी है, ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको ये इजीली याद हो जाएंगे आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहले देखते हैं कि मंडोर का शिलालेख। मंडोर का शिलालेख जो है वो 685 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। पहली बात है तो ये। दूसरी बात कि ये एक पहाड़ी ढलान के ऊपर एक बावड़ी बनी हुई है और उस बावड़ी के अंदर ये पत्थर के ऊपर लिखा गया है, ये प्रशस्ति है। तो इसके अंदर क्या चीज बताई गई है? इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि शिव और वह विष्णु की पूजा का जो है, विष्णु पूजा का यहाँ पर इसके अंदर उल्लेख मिलता है, इसके अंदर उल्लेख मिलता है। अगले नंबर पे इस बावड़ी के बारे में भी बताया गया है कि ये जो बावड़ी है ना, इस बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? बावड़ी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? वो करवाया था ब्राह्मण चणक का पुत्र माधु ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। बस इतना सा ये यहाँ पर आपका मंडोर का शिलालेख है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं क्या? घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी के अंदर लिखा गया था और इसके अंदर जो है वो प्रतिहार शासक कुक्कुक का इसके अंदर वर्णन है, ठीक है, वर्णन इसके अंदर मिलता है। अब ये किसके द्वारा रचित है? ये रचित है कवि कृष्णेश्वर के द्वारा, कृष्णेश्वर के द्वारा ये रचित है। इसके ऊपर जो लेख लिखे गए हैं ना, उन लेखों का लेखक कौन है? उन लेखों का लेखक है मग। ये इतनी सी बात यहां से आप लोग याद कर लेना, मामला खत्म है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, सच्ची का माता का देखते हैं। देखो सच्ची का माता की जो प्रशस्ति है ना, सच्ची का माता की प्रशस्ति कहां पर है? ओसिया के अंदर है। ओसिया ये कहां पर है? ये जोधपुर के अंदर है। और इसके अंदर क्या मिलता है? मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का वर्णन, राजनीतिक स्थिति का इसके अंदर वर्णन मिलता है। बस ये इतना सा जोधपुर का शिलालेख है, आपको इजीली याद हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अपन आगे, जयपुर का देखते हैं। जयपुर के अंदर दो जगह है, एक तो आपको पता है चाकसू है, एक आमेर है। तो जयपुर वाले इन दोनों जगहों के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। चाकसू वही क्षेत्र है जहां पर जयबाण तोप से जब गोला छोड़ा गया था तो वहां पर जाके एक बावड़ी बन गई था, ये चाकसू है। बस ये कई जगह चाटसू भी आ जाता है, चाटसू। तो ये दोनों के दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट है। देखना आप कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं आपको कि चाकसू जो है ना, चाकसू, ये चाकसू वाला जो है ये कहां पर है, ये सबसे पहले तो चाकसू के अंदर ही है। दूसरी बात है ये 813 के अंदर लिखा गया था, और इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है वो इंपॉर्टेंट बात है। जाहिर सी बात है कि ये शिलालेख यहां पर लिखा गया है तो वहां के राजाओं के वर्णन मिलेगा। तो जयपुर के अंदर कौन सा राजघराना था, कछवाहा राजघराना था। अब हम लोग यहां पर लिख देंगे कि इसके अंदर कछवाहा राजघराना की जानकारी मिलती है, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर जो कछवाहा राजवंश था ना, उसकी नींव कब रखी गई थी, उसकी नींव रखी गई थी 1137 ईस्वी के अंदर आकर के। किसने रखी थी, दुल्हे राय ने रखी थी। और ये जो प्रशस्ति है ये लिखी गई थी 813 में, यानी 813 के अंदर तो गुहिल राजवंश का कोई अता पता भी नहीं था। तो यहां पर हम लोग कछवाहा राजवंश का कोई अता पता भी नहीं था, तो हम यहां पर कैसे लिख देंगे कि कछवाहा राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर हमको जानकारी किसकी मिलती है, यहां पर हमें जानकारी मिलती है गुहिलों की जानकारी, गुहिलों की जानकारी इसके अंदर मिलती है। तो जिस क्षेत्र के अंदर है ये, उस क्षेत्र के राजाओं का, यानी जयपुर वाले राजाओं का वर्णन नहीं है, दूसरे के अंदर है, यानी गुहिलों का यहां पर वर्णन है। तो इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब देखते हैं अपन आगे कि इसकी रचना किसने की थी। रचना की थी इसकी भानु ने, और उत्कीर्ण किसने किया था, उसको उत्कीर्ण किया था भाईल ने। ठीक है, ये इतना सा ये काम यहां पर आपका हो गया है, और इतनी ही चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो मेरे को यही लगा है कि गुहिलों की जानकारी यहां से प्राप्त होती है, तो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन से राजवंश की जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो है कछवाहा राजवंश आ चुका था, तो इसलिए यहां पर क्या है, कछवाहों की जानकारी मिलेगी, कछवाहों की जानकारी। और कछवाहों के अंदर भी कौन से कछवाहा की जानकारी यहां पर मिलती है, पृथ्वीराज से मान सिंह तक की जानकारी, पृथ्वीराज से जो है वो मान सिंह तक की जानकारी यहां पर प्राप्त होती है। इसके अंदर रघुवंश तिलक भी इनको कहा गया है, रघुवंश तिलक भी जो है वो इन्हीं को कहा गया है, कछवाहों को, कछवाहों को। अब बढ़ते हैं अपन आगे और भीलवाड़ा के अंदर चलते हैं। देखो भीलवाड़ा वाला जो बिजोलिया शिलालेख है ये बहुत ही सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है देखना जरा यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये 685 ईस्वी के अंदर लिखा गया था, ये लिखा गया था 1170 ईस्वी के अंदर, ये लिखा गया था जो है वो 1170 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। कहां पर लिखा गया था ये लिखा गया था पार्श्वनाथ मंदिर के पास। ठीक है, इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो सांबर के चौहानों का वर्णन मिलता है, चौहानों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अब चौहानों का जो वर्णन मिलता है उसके अंदर भी कौन से, उसके अंदर बताया गया है कि ये वत्स गोत्रीय जो है, वत्स गोत्रीय ये ब्राह्मण है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, रचयिता इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन से हैं, गुणभद्र है। ठीक है, और ये गोविंद के द्वारा जो है वो उत्कीर्ण है, गोविंद द्वारा उत्कीर्ण है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, देखना जरा, ये इतनी सी चीजें तो आपको हो गई होगी कंप्लीट। अब देखना जरा, यहां पर एक चीज मैं बताता हूं कि यहां पर कुछ जिलों के या कुछ जगहों के नाम हैं जो कि वर्तमान के हिसाब से दिए गए हैं। देखो वर्तमान के अंदर जो जालोर है वो इसी शिलालेख के अंदर जाबालीपुर लिखा गया है उसको। वर्तमान में जो नाडोल है उसको नड्डुल लिखा गया था। वर्तमान में जो सांबर है उसको साकंबरी इस शिलालेख के अंदर लिखा गया था। दिल्ली को दिल्ली का, भीनमाल को श्रीमाल, मांडलगढ़ को मंडलकर, बिजोलिया को विंध्यावली, नागदा को नागहर्द इसी शिलालेख के अंदर लिखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो भीलवाड़ा के अंदर बीजों का क्या करते हैं, भील क्या करते हैं, बीजों का सूप बना करके नान के साथ में खा लेते हैं। नान रोटी नहीं खाते क्या, नान, तो ये सूप से कर देंगे अपन यूप, ये नान से कर देंगे नांदसा, बिजोलिया का लेख हो जाएगा, बीजों से बिजोलिया, और भीलवाड़ा के भील जो है वो इस प्रकार से करते हैं। तो ये इजीली यहां पर अपने को याद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या नांदसायूप का शिलालेख। देखना जरा, नांदसायूप की इसकी स्थापना किसने की थी। ये सबसे पहली बात तो है कि ये 225 ईसा पूर्व है, यानी बहुत बहुत पुराना है, लेकिन सबसे पुराना नहीं है। सबसे पुराना कौन सा है, अजमेर का बडली का शिलालेख है, जो कि अभी मैं आगे बताने वाला हूं। ये 225 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी सोम ने।
ठीक है। और इसके अंदर क्या है, षष्ठी यज्ञ की जानकारी मिलती है, षष्ठी यज्ञ की जानकारी मिलती है इसके अंदर। बस इतना सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने जो ट्रिक बताई थी ना वो देखना आप, भीलवाड़ा के भील बीजों का सूप बना करके नान के साथ में खा लेते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा ये जितने भी जो यहाँ पर ये अलग अलग नाम दिए गए हैं ना, वर्तमान के और प्राचीन नाम, इनको थोड़ा सा ध्यान कर लेना, बस मामला समाप्त है। अब जब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं किधर, अजमेर की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो अजमेर की यदि मैं बात करूं ना तो अजमेर के अंदर एक बडली का शिलालेख है और एक हरिकेली का शिलालेख है, ठीक है। अब देखो बडली का जो शिलालेख है ना, इसके नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि बडली बडली बडली। तुम बडली याद ही मत करो ना, तुम याद करो बूढ़ली। बूढ़ली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पुराना, बिल्कुल सबसे ज्यादा पुराना। राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख यही है, भारत का दूसरा सबसे पुराना शिलालेख है। देखो बडली से क्या कर देंगे, बडली से हम लोग कर देंगे सबसे प्राचीन शिलालेख, सबसे प्राचीन शिलालेख है ये। और ये कब का है, ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, ये ईसा पूर्व का, ये पूर्व का है ये। बस इतना से याद रखना, ये सबसे पुराना शिलालेख है, इसीलिए इसको बडली कहते हैं। ये मिला कहां पर था, ये अजमेर के बडली गांव के अंदर ही मिला था, तो ये गांव के नाम के ऊपर ही ये यहां पर है। अब चलते हैं अपन आगे के, ये हरिकेली नाटक है। ये नाटक लिखा किसने था, इसको देखो आप, ये लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने ये लिखा था। और इसको उत्कीर्ण कहां पर करवाया था, इसको उत्कीर्ण करवाया था जो है वो संस्कृत पाठशाला की दीवारों के ऊपर, पाठशाला पर या उसकी दीवारों के ऊपर। इसके अंदर क्या कहा गया था, चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया था, चौहानों को सूर्यवंशी इसी के अंदर कहा गया था। और आज वर्तमान के अंदर ये दोनों के दोनों शिलालेख जो है वो कहां पर रखे गए हैं, ये दोनों के दोनों शिलालेख रखे गए हैं अजमेर संग्रहालय के अंदर, अजमेर संग्रहालय के अंदर, ठीक है। बस इतना सा है। अब अजमेर के अंदर ये रखे गए हैं, अजमेर हो गया, अजमेर के अंदर बिल्कुल बूढ़ली सबसे पुराना शिलालेख हो गया है ये। और हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला की दीवारों के ऊपर इसको उत्कीर्ण करवाया था। अब बढ़ते हैं अपन आगे, पाली का बात करते हैं। पाली के अंदर दो हैं, पाली का रणकपुर का और दूसरा सांडेराव का। देखना जरा, ये सांडेराव का है ना, ये कब का है, ये 1664 ईस्वी का है। दूसरा इसके अंदर जो है कल्हण देव का ये काल है, कल्हण देव के काल के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया है, ठीक है। अब रणकपुर प्रशस्ति की मैं बात करता हूं तो रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी के अंदर, इसको यदि मैं बात करूं तो ये चौमुखा मंदिर के ऊपर इसको छपवाया गया है या इस प्रशस्ति को लिखवाया गया है। और रणकपुर के जो शासक थे वो, या रणकपुर का जो धरणक शाह था, रणकपुर के धरणक शाह द्वारा जो है ये उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ये इतनी से छोटी छोटी सी बातें हैं, मेन बात तो यही है कि आप इनको जो है याद कैसे करोगे। देखो एक व्यक्ति को हमने पाल करके उसको सांड की तरह कर दिया ताकि वो रण के अंदर जा करके जो है ये युद्ध लड़ सके। एक व्यक्ति को पाला, पाल से हो गया पाली, पाल करके उसको सांड बना दिया ताकि वो सांडेराव का लेख, ताकि वो रण के अंदर यानी युद्ध के अंदर जाकर के वो लड़ाई कर सके। तो उससे रणकपुर प्रशस्ति अपने को याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो कोटा का कणसुआ हो गया और कोटा का बड़वा हो गया। ध्यान रखना, एक बड़वा है और दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर बड़ली है। बड़ली सबसे प्राचीन है और बड़वा जो है ये कहां पर है, कोटा का है। अब एक बात बताना आप मेरे को, कोटा के अंदर यदि कोई भी आदमी जाता है, किस लिए जाता है, बड़ा बनने के लिए तो जाता है। वहां पर जाता है, नीट IIT क्रैक करता है ताकि वो बड़ा आदमी बन सके, यानी वो बड़ा आदमी बन सके। और वो वहां पर टीचर से जो भी वो शब्द सुनता है वो कहां से सुनता है, वो कणसुआ यानी कानों से सुनता है, कणसुआ कानों से सुनता है। बस इतना सा ये याद कर लेना। ये 738 ईस्वी का है। मौर्यवंशी राजा जो थे, कौन थे, मौर्यवंशी राजा धवल का इसके अंदर उल्लेख मिलता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये बड़वा का शिलालेख कहां पर है, कोटा के अंदर है, ये इतना याद कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हो हर्षनाथ प्रशस्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्षनाथ प्रशस्ति ये है कहां पर, ये हर्षनाथ के मंदिर के अंदर है जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और ये लिखा गया कब का है, ये 973 ईस्वी का लिखा गया है। और इसके अंदर जानकारी है किसकी, चौहानों की जानकारी इसके अंदर मिलती है। अब देखो ये हर्षनाथ प्रशस्ति है ना, ये तो मेरी जाके देखी हुई है, तो आप लोगों को मैं ये छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, इसके अंदर आपको ये इजीली दिखाई दे जाएगी। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ के सुनाता हूं आपको। चाहमान शासकों के कुलदेवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है। महामारू शैली में निर्मित है। विक्रम संवत 1030 973 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चाहमान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भावरक्त उर्फ
अल्लट द्वारा करवाया गया था। मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल, कक्षा युक्त रंगमंडल और अर्धमंडप के साथ एक अलग नंदी मंडप की योजना है। इस अपने मौलिक अवस्था में यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था जो अब खंडित हो चुका है। वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशिष्टताओं एवं ब्राह्मण देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमुख के प्रारूप वाली सजावटी दृश्यावलियों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। उक्त मंदिर से संलग्न एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित दूसरा मंदिर उत्तर मध्यकालीन है तथा शिव को समर्पित है। कुछ दूरी पर एक अन्य मंदिर भैरव को समर्पित है। अब आप लोगों ने देख लिया होगा ये प्रशस्ति। हालांकि मेरे को मैंने जब इसको नजदीक से देखा, इस पत्थर को देखा ना, तो मुझे लगा नहीं है कि ये मतलब इतनी पुरानी है। ये 973 ईस्वी पुरानी लिखी गई थी। मेरे हिसाब से ये अभी वर्तमान के अंदर किसी ने इसका नया यहाँ पर एक प्रशस्ति लगवाई है, और जो प्राचीन प्रशस्ति थी, जो पुरानी थी, वो शायद कहीं ना कहीं अंदर रखी हुई थी। आम पब्लिक के लिए जो लगाई गई है ये बाहर, ये कोई अभी वर्तमान के अंदर लगाई गई है, कोई 5-10 साल पुरानी नई पत्थर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो राइटिंग है, जो लेख लिखा गया है, वो बिल्कुल हिंदी के अंदर लिखा गया है। और ये जो है ये तो बहुत पुरानी है, 973 ईस्वी पुरानी है। तो मेरे को नई वर्तमान जो पुरानी वाली प्रशस्ति थी वो तो वहां पर मिली ही नहीं। ये नई वाली प्रशस्ति जो कि आम जनता के लिए वहां पर लगाई गई थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? मुझे काफी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। अब आप लोग कहोगे कि चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें सर, एक वीडियो ही तो अच्छा लगा डाला है आपने यहाँ पर, क्या पता दूसरी वीडियो आपने अच्छे डाले या नहीं डाले। तो देखो ये जलवायु खंड वाला जो टॉपिक है ना, ये देखो वो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और यहाँ पर 5th तक, ये याद करना बेहद मतलब बहुत कठिन होता है। यहाँ पर ये जिले वगैरह आप लोग याद ही नहीं कर पाते हो। मैंने एक शानदार सी शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसके अंदर 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। देखो 10 सेकंड के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप जाकर के देखना। यहाँ पर ये जो है आई बटन के अंदर, आपको वहां पर आई बटन के अंदर मिल जाएगी। ये एंड होने के बाद में मैं इसका जो है लिंक भी डाल दूंगा। अब बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट वाली शिलालेखों की तरफ, जो है क्या है, जूनागढ़ प्रशस्ति की तरफ। जूनागढ़ प्रशस्ति कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और जूनागढ़ का किला कहां पर है? ये भी बीकानेर के अंदर ही है। तो ये यहां पर जो है वो इजीली अपने को याद हो जाएगा। अब देखो ये जूनागढ़ प्रशस्ति है, इसके ये कब की लिखी गई है? ये राय सिंह के समय की यहां पर जो है लिखी गई है। और इसके रचयिता कौन है? रचयिता है इसके जयिता जो है वो इसके रचयिता है। इसके रचयिता है जयिता, ठीक है? बस इतना सा आप लोग जो है इसके अंदर देख लेना। बढ़ते हैं अपन आगे और नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। बांसवाड़ा के जो है आथुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति। अब बढ़ते हैं, ये कब की है? ये 1079 ईस्वी की है, ठीक है? और इसके अंदर उल्लेख किसका है? इसके अंदर बागड़ के परमार शासक का जो है वर्णन इसके अंदर मिलता है। रचनाकार कौन है? रचनाकार जो है वो इसके हैं विजय। बस इतना सा है, यहाँ से इसको इतना सा देख लेना, आप लोग इजीली याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे और लास्ट बाड़मेर का लेख जो है वो 1537 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। इसके अंदर किसके बारे में वर्णन है? मालदेव की जो है शिवाना विजय है, उसका वर्णन इसके अंदर दिया गया है बाड़मेर के अंदर, ठीक है? शिवाना नामक स्थान भी जो है वो कहाँ पर है? वो बाड़मेर के अंदर ही है। तो ये वीडियो या ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो, जिसके अंदर शिलालेखों के मैंने बारे में डिटेल से बताया है इन तीनों वीडियोज़ के अंदर, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें। और यदि लास्ट तक आपने देखा है ना, तो एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए कि यस सर हमने लास्ट तक देखा है, बस इतना सा, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए, आपको भी मुझे पता लगे कि आपको कितना याद हुआ है या कितना याद नहीं हुआ है, ठीक है? इसके अलावा किसी और वीडियो के ऊपर आप ट्रिक बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसका कमेंट कर दीजिए। बाकी जो 10 जलवायु खंड वाला जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।